नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा मिश्रित खेती, और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान श्री जोगेंद्र सिंह जी, जो ग्राम पंचायत गिरफ खुर्द में, जो कि टूटू के समीप शिमला में ही है, वहाँ पे अपनी खेती करते हैं। और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जोगेंद्र सिंह जी। धन्यवाद जी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं सर कि मिश्रित खेती की, तो मिश्रित खेती क्या है और आप इसे किस तरह से कर रहे हैं अपने यहाँ, तो कृपया इस पे प्रकाश डालें। मैं लगभग 3 दशकों से कृषि का कार्य कर रहा हूँ जी। और अगर मिश्रित कृषि की बात की जाए तो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कृषि का बहुत विकास हुआ है जी। और उस विकास में मिश्रित खेती का बड़ा योगदान है। जी। मिश्रित खेती का अभिप्राय ये है कि किसान खेती के साथ साथ अन्य साधनों से भी अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, जिसमें पशुधन मुख्य रूप से है। जी। तो मिश्रित खेती जो है, जब से सभ्यता का विकास हुआ, लोगों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और खेतों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पशुधन को उसके साथ पालना और पोसना शुरू किया, जिससे उसकी ज़रूरतें भी पूरी हुई और जो खेतों के लिए संसाधन चाहिए थे वो भी पूरे हो पाए। जी। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान जो हैं वो एक ही क्षेत्र में लगभग एक ही फसल को हमेशा ग्रो करते हैं। तो उसके अलावा सर, जब हम देखते हैं कि मिश्रित खेती, तो इसमें क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से की जाती है, तो इस पर कृपया बताएं। मिश्रित खेती में यदि कृषि के विषय में ही बात करें जी। तो कृषि में आमतौर पर भारत में 2 मुख्य रूप से फसलें ली जाती है, रबी की और खरीफ की फसलें। जी। तो प्रारंभ में तो जो परंपरागत कृषि थी उसमें गेहूं और मक्का पे ही किसानों का पूरा ध्यान होता था, लेकिन समय और ज़रूरतों के साथ जैसे जैसे किसान ने देखा कि लोगों की ज़रूरत बढ़ रही है, बाज़ार में नई नई कृषि के उत्पाद आ रहे हैं, तो उन लोगों ने भी उनको करना शुरू किया। और हम लोगों ने भी जब बाज़ार को देखा तो वहाँ की जो मांगे थी उनको देखते हुए हमने भी अपनी कृषि को थोड़ा परिवर्तित किया और आधुनिक कृषि की तरफ आए। तो आधुनिक कृषि में जो हम लोगों ने साधन अपनाए उसमें पशुधन तो मुख्य रूप से साथ रहा ही, लेकिन खेतों का मुख्य योगदान था। तो खेतों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए पशुओं का जो गौमूत्र और उनका जो गोबर था उसकी एक अहम भूमिका थी। लेकिन खेतों से अधिक आय लेने के लिए इन साधनों के उपयोग के साथ हमें एक फसल के साथ बहुत सी और दूसरी फसलें जो उस समय या उस ऋतु में हो सकती थी उनको भी करना पड़ता है। तो मिश्रित खेती में जिस तरह से आपने एक फसल लगाई है, मान लो आपने टमाटर लगाए हैं, आप टमाटर के साथ दूसरी अगर सह फसल लगाते हैं तो आपका लाभ भी बढ़ जाता है और आपके कार्य की जो लागत है वो कम हो जाती है। जैसे टमाटर के साथ यदि आप गेंदे की खेती करते हो तो उसमें हमें निमाटोड, एक जो सूत्रकृमि है जो मिट्टी के साथ जुड़ी हुई समस्या है, तो उससे हमें निजात मिलती है। गेंदे में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें इन बीमारियों से छुटकारा दिलाती है और टमाटर की हमारी भरपूर फसल होती है। हमने टमाटर पे तो अपनी मेहनत की होती है, साथ में जो गेंदे से हमें एक अतिरिक्त आय मिल जाती है। उसी तरह से जैसे हम रबी की फसल में यदि गेहूँ लगाते हैं तो गेहूं के बीच में यदि हम मटर को लगाते हैं तो हमारी जो नाइट्रोजन की जो मांग होती है कनक की, वो पूरी हो जाती है और जिसमें हमारे हजारों रुपए का हमें लाभ हो जाता है। अदरवाइज हमें बाजार से जो खादें खरीदनी पड़ेगी और केमिकल्स खेत में डालने पड़ेंगे, जिसका इंसान की सेहत पे तो बुरा असर पड़ेगा ही, साथ में मिट्टी की उर्वरकता पे भी बुरा असर पड़ता है। और साथ में जब हम गोबर की खाद, पशुधन हमारे पास है मिश्रित खेती में, तो जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है और हमारा लाभ उसमें बढ़ जाता है। जी। तो आप वर्तमान में कौन कौन से, जैसे अगर आप कह रहे हैं पशुधन भी, तो आप कौन कौन से पशु पालते हैं और कौन कौन से आप फसलें वर्तमान में उगा रहे हैं अपने फार्म पे, तो कृपया उस पर भी बताएं हमारे साथियों को। हाँ, वर्तमान में हमने गाय पाल के रखी है, जिससे हमें गोबर और गौमूत्र तो मिलता ही है खेतों के लिए, लेकिन साथ में हमें दूध बेचने के लिए मिलता है। घर की अपनी ज़रूरतें भी पूरी होती है और बाज़ार में जैसे घी है, पनीर है, तो उस तरह से अगर आप उन्नत किस्म की गाय रखेंगे तो आपकी वो आवश्यकताएं तो पूरी होगी, साथ में आपकी जो खेती के लिए ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो पाएंगी। जी। तो आपने, जब सर हम बात करते हैं कि आप मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो आप कितने समय से इसको कर रहे हैं और आपने क्या कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है इसके लिए, तो कृपया बताएं। मैंने शुरू में कहा कि मैं 3 दशक से कृषि के कार्य से जुड़ा हूँ। समय समय पर विकास खंड द्वारा, जो हमारे विकास खंड में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जो विभाग हैं उनके द्वारा समय समय पे कार्य शिविर लगाए जाते हैं।
नौनी यूनिवर्सिटी और पालमपुर जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी हम समय समय पर प्रशिक्षण लेते रहते हैं। और जितनी भी आधुनिक जो खोजें होती है वो हमारे साथ वो लोग साझा करते हैं और उसको हम धरातल पर फलीभूत करते हैं, जिससे हमारी आय में वृद्धि होती है। जी, तो आपने आजकल कौन कौन सी फसलें लगाई हुई हैं अपने खेत में, और आप क्या देख रहे हैं आगे आने वाले समय में? जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वर्तमान परिस्थितियां जो है, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो उसमें हमें वर्षा देखने को मिल रही है, तो उसमें उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उसका कोई प्रभाव है आप लोगों पे? मतलब जो किसान वर्ग है वो कैसे इसमें प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है आज के समय में? किसानों के पास समस्याएं तो बहुत है, और जब से ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तापमान बढ़ता जा रहा है, तो जो हमारी सर्दियों की फसलें थी उनमें इस बारी बहुत असर देखने में मिला है कि सेब में जल्दी फ्लावरिंग हो गई, और जो दूसरी फसलें थी उनको पूरी तरह से उचित मात्रा में जो पानी चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। लेकिन सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं कि कुछ मनरेगा के द्वारा, कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, कुछ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, कि लोगों ने घरों में टैंक का निर्माण किया है जिनसे उनकी सिंचाई हो पाती है। तो ये समस्या तो हो जाती है, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन है उसका हर फसल पे एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुदरत की एक हिमाचल प्रदेश को आशीर्वाद है कि यहाँ पे गैर मौसमी सब्जियां शुरू से लेके ही होती आई है, जो किसानों की आय में वृद्धि करती है। और हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होने के कारण अभी तक वर्तमान समय में इतना बड़ा इसका प्रभाव किसानों पे नहीं देखा जा रहा है। लेकिन यदि ये जलवायु परिवर्तन इसी तरह से चलता रहा तो कृषि पे एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को आएगा, और भविष्य में जो है उसके लिए ये जो उन्नत बीज जो आज अपनाए गए हैं, इसकी जगह पे कुछ सरकार को नई खोजें करनी होगी, जिससे वो ये जो ऋतुओं का आपस में जो मेल नहीं हो रहा है, सर्दी में गर्मी हो रही है, गर्मियों में बरसात हो रही है, जैसा इस बारी हुआ है, यदि ये लंबे समय तक चलता है तो इसका दुष्परिणाम आ सकते हैं किसानों के साथ, और उनकी आय पे एक बड़ा कुठाराघात हो सकता है। जी, तो जैसे हम बात कर रहे हैं मिश्रित खेती की, तो मिश्रित खेती के अंदर आप सब्जियां उगा रहे हैं या उसके अलावा क्या क्या उगा रहे हैं? कृपया उस पर रोशनी डालें थोड़ी। मिश्रित खेती में मैं एक छोटा सा मेरा मशरूम का भी काम है तो मिश्रित, और साथ में गाय भी रखी हुई है, और खेतों का काम भी है, और सेब का बगीचा भी लगाया हुआ है। तो इससे एक बैलेंस बन जाता है। सबसे पहले तो मैं, जैसे आपके पास एक खेत है तो आप उसमें तरह तरह की सब्जियां एक साथ भी लगा सकते हैं। उससे एक तो आपकी मेहनत कम लगेगी, आपका खर्चा कम आएगा, और जो सबसे बड़ा किसान का होता है कि उसका आय के साधन बढ़े। तो जैसे हमने अभी सेब का बगीचा लगाया तो जो बीच में खाली जगह उसमें हमने चुकंदर लगाया है, उससे पहले सर्दियों में उसमें धनिया लगाया था, धनिया से पहले उसमें मटर की फसल ली है। तो हम साल में लगभग 3-4 फसलों की जगह पे हम 6 फसलें तक ले लेते हैं, जो छोटी फसलें हैं। अभी लहसुन में हमने एक नया अपना अनुभव किया है कि उसके बीच में मटर लगाई, तो इस बारी कुछ वही जलवायु परिवर्तन का भी लाभ होता है कई बारी घाटे के साथ, तो बारिशें होती गई, उसमें हमें अच्छी खासी मटर भी मिल गई, लहसुन का रेट भी अच्छा मिल रहा है, लहसुन भी अच्छा हो गया। तो किसान को ये चाहिए कि समय के साथ, ये नहीं कि सिर्फ एक ही फसल पे करे, जब उसने मिश्रण करना है तो सह फसल का जरूर वो खेत में लगाए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप एक फसल के सहारे 6 महीने तक इंतजार करो फिर दूसरी फसल लगाओ। अब तो किसान को अपनी आर्थिकी को यदि सुदृढ़ करना है तो उसको ये देखना होगा कि समय से पहले और ऋतु के अनुसार तो फसलें सभी लेते हैं, लेकिन जो आपकी अगेती पचेती फसलें हैं उसमें ऐसा संतुलन बनाए जिससे कि उसकी आय में भी वृद्धि हो, और जो भूमि है उसकी भी कुछ एक जरूरतें होती है, जो हम लोगों ने प्रशिक्षण के समय सीखा कि पत्तेदार फसलें होती हैं आपकी, जैसे पालक हो गया, आपकी गोभी वर्गीय फसलें हो गई, और चुकंदर हो गया, ये कुछ एक आपकी ग्राउंड की, जैसे चुकंदर ग्राउंड की फसल है, आपकी अरबी हो गई, आलू भी होता है सर। फिर आपकी जैसी मटर है वो आपको नाइट्रोजन देती है, बीन्स है वो आपको नाइट्रोजन देती है, जो आपकी मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाती है। तो हमें यदि मिट्टी के सारे तत्वों का इस्तेमाल करना है तो हमें तरह तरह की फसलें करनी पड़ेगी। यदि हम उन्हीं अपनी परंपरागत खेती पे रहे कि हम लोग मक्की कर रहे हैं, कनक कर रहे हैं, जौ कर रहे हैं, तो वो मिश्रित कृषि का एक अभिन्न अंग तो है, लेकिन यदि हमें अपनी आय बढ़ानी है और एक थोड़े से क्षेत्र से अधिक आय का अर्जन करना है तो हमें सह फसलें और मिश्रित खेती करनी पड़ेगी।
जी, तो सर जैसे हम देखते हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज तो है ही है, तो जब हम देखते हैं कि वर्षा पे जो है हमारा किसान जो है मुख्य तौर पे निर्भर रहता है, तो क्या आप अपने यहाँ दूसरा इरिगेशन सिस्टम्स भी यूज़ करते हैं जो सिंचाई के लिए जो कृत्रिम तकनीकें हैं उनको भी यूज़ करते हैं, या सिर्फ नेचुरल उस पर ही आप निर्भर रहते हैं? देखो, जो प्राकृतिक रूप से बारिश होती है उसका तो एक अपना अहम रोल है जी। लेकिन हम लोगों ने कुछ क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन भी किया है जी। पॉली हाउसेस थे हमारे पास, तो जो सेब का बगीचा उसमें हमने ड्रिप इरिगेशन किया है। दूसरी फसलों में भी हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं जिसमें हमारी पानी का कम खर्चा आता है और गर्मियों में वो बहुत लाभदायक रहती है। बाकी कई बार बारिश का भी ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी फसल के लिए वो घातक हो जाती है, लेकिन जो आधुनिक जो तकनीकें हैं उनका लाभ बहुत ज़्यादा है। और जलवायु में यदि बारिश का एक अपना महत्वपूर्ण रोल है तो किसान के लिए पानी का सदुपयोग भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, जिससे उसको एक तो बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि आप पानी का उचित इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देते हैं, तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मृदा जनित वो नहीं हो पाती है। जी, तो जैसे हम मृदा की बात कर रहे हैं जोगिंदर सिंह जी, तो उसमें हम देखते हैं कि मृदा के हिसाब से जो है कुछ फसलें लगती हैं कि वो उनको एक स्पेसिफिक टाइप की मृदा पे ही लगाया जाता है। तो मृदा का क्या रोल रहता है जब हम मिश्रित खेती करते हैं, तो क्या वो सभी मृदा के लिए सेम रिस्पॉन्स देती है? मतलब उसकी जो यील्ड है, जो हमें उत्पादन मिलेगा, वो कितना लगभग मिलता है, या उसमें कोई कमी रहती है अगर हम मृदा की बात करें स्पेसिफिकली? तो मृदा में जो है, जो स्वस्थ मृदा होगी उसमें पोषक तत्व होते हैं जी। वो पोषक तत्व आपके, फिर वही बात आती है मिश्रित खेती की। अगर आपके पोषक तत्व पूरे करने हैं तो उसमें आपको गोबर चाहिए। गोबर आपके उसमें भुरभुरापन करेगा, उसमें ऑक्सीजन की पूरी मात्रा बन पाएगी जो सॉइल में है, जिससे आपका प्लांट हेल्दी होगा। तो फिर उसके बाद बात आती है कि जो पोषक तत्व है उनका सदुपयोग कैसे किया जाए। तो पोषक तत्व, जो पोषक तत्व सेब को चाहिए वो पोषक तत्व अरबी को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो क्या होता है, सेब उन पोषक तत्वों को छोड़ देता है, जो उसकी जरूरत होती है वो ले लेता है। जैसे हम लोग खाने में अगर 4 चीज़ें हमारे सामने है तो जो हमें अच्छी लगती है पहले हम उनको खाते हैं, थोड़ा थोड़ा दूसरी चीज़ें खाते हैं। इसी तरह से पौधों का भी होता है, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है पोषक तत्वों की। तो यदि हम, जैसे मैंने कहा कि सह फसलों के रूप में इनका इस्तेमाल करेंगे तो ज़मीन से हम उन सारे पोषक तत्वों को ले पाएंगे और हमारी हेल्दी फसल हो पाएगी और एक खुशहाल किसान बन पाएगा। जी, तो जब हम बात करते हैं कि मिश्रित खेती में हम फसल चक्र की बात करते हैं, तो कैसा रहता है फसल चक्र वर्ष में, पूरे वर्ष में अगर हम देखें तो मिश्रित खेती के अंदर? पूरे वर्ष में यदि पूरे भारत की बात करें तो रबी और खरीफ का मुख्य रूप से, कुछ एक क्षेत्रों में जायद का भी होता है जो हमारे गर्म प्रदेश है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में 2 ही मुख्य रूप से फसलें होती है। लेकिन इसके बीच में अगेती और पछेती फसलें होती है। जैसे अभी हम लोग मक्की लगा रहे हैं तो मक्की के साथ हम साथ में अपने जो खीरा होता है उसको लगा सकते हैं, बीन्स को लगा सकते हैं, तो वो साथ की फसल हो जाती है। उसमें क्या है कि ये लैगून में आते हैं और ये जो है आपका नाइट्रोजन की मात्रा भी ज़मीन में फिक्स करते हैं जो आपकी मक्की की फसल को देगी। उसी तरह से कनक के टाइम में हम लोग जब रबी की फसल की बात आएगी तो उस समय हम लोग मटर उसके बीच में लगा सकते हैं, सरसों उसमें लगा सकते हैं। अब जो नीचे बड़े किसान हैं वो लोग गन्ने के बीच में बहुत सी चीज़ें लगाने लग गए। पहले एक ही खेती, एक तरह की ही खेती की जाती थी मुख्य रूप से, लेकिन जैसे जैसे बाजार की डिमांड और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही है तो वो कम भूमि से ज़्यादा अर्जन करना चाहते हैं और तरह तरह की फसलें लगाना चाहते हैं। तो साल भर में यदि आपने फसल चक्र अपना अपनाना है तो आप हर महीने के लिए एक अपना प्लान तैयार करे किसान कि मैंने किस महीने में क्या करना है और बाजार में किस महीने में कौन सी फसल की डिमांड होती है। क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां जो हिमाचल प्रदेश की है उसमें लगभग ये है कि आप सारा साल कोई भी फसल उगा सकते हैं। अब तो आप देख रहे होंगे कि सोलन में हमारे साथ लगता है जो क्षेत्र है वहाँ पे आजकल मक्खियाँ आ गई हैं। जी जी, तो इन चीज़ों को हमें लेना पड़ेगा यदि अपनी जी। तो जोगिंदर सिंह जी, जैसे हम बात कर रहे हैं मिश्रित खेती में, तो पोषक तत्व जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पोषक तत्वों के लिए आप जो खाद है वो कैसे यूज़ करते हैं? कोई प्राकृतिक उसमें करते हैं आप या फिर केमिकल्स का यूज़ करते हैं? अभी भी जब हम बात करते हैं आपके ही फार्म की, तो किस तरह से चल रहा है? देखो, बीच में एक ऐसा समय आया कि हम लोग भी केमिकल का बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती की तरफ अपना ध्यान दिया है कि किसान प्राकृतिक खेती करें। तो उसमें फिर वही पशुधन जो है हमें सहयोग करता है, जिनमें उनके गौमूत्र से कुछ प्रसाधन तैयार किए जाते हैं, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह, जो हमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी काम करते हैं उसी से तैयार करके। बाकी गोबर तो है ही जो आपकी मृदा को स्वस्थ बनाने में अपना सदियों से योगदान देता आ रहा है। जी, तो ये तो रहा सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि
मृदा के पोषक तत्वों की। तो जब हम बात करते हैं कीट भी लग जाते हैं और लगी जाते होंगे जब आप मिश्रित खेती में, क्योंकि अनेक फसलें हैं, तो उसमें कीटों का प्रबंधन आप कैसे करते हैं कि कौन सा कीड़ा अगर एक फसल में लग रहा है तो कहीं वो दूसरे में ना लग जाए, तो उसे आप कैसे मैनेज करते हैं? जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यदि आप टमाटर के साथ गेंदे का जी फसल लगाते हैं तो उसमें जो सूत्रकृमि की जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है और जो कीटों की समस्या आती है उसको गेंदा रोक देता है, क्योंकि उसकी गेंदे की जड़ों में इस तरह की सुगंध होती है कि वो सूत्रकृमि नहीं जमीन में पैदा हो पाता है, और जो उसका पीलापन होता है वो इंसेक्ट को रोकता है। फिर साथ में हमारे पास जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, और इससे पेस्टिसाइड भी तैयार किए जाते हैं गौमूत्र से, लस्सी से, जो अवशेष जो पशुओं के जो हमें प्राप्त होते हैं उन चीज़ों से इस तरह की चीज़ें पैदा की जाती है जो फसल में कीटों का प्रबंधन भी करता है, फफूंद का प्रबंधन भी करता है, और जो मृदा जनित रोग है उनका भी प्रबंध करता है। जी, तो सर जैसे हम देखते हैं कि मिश्रित खेती में इतनी फसलें आप 2-3 फसलें मैक्सिमम लगा पा रहे हैं एक साथ में, तो उसमें जब हम कोई रोग की बात करते हैं तो रोगोपचार कैसे करते हैं आप, रोग प्रबंधन कैसे होता है पूरी फसलों में? क्या कोई मुख्य रोग लग जाते हैं कई बार या दूसरी फसल पे भी वो असर डालते हैं? तो कृपया इस पे कुछ बताएं। मुख्य रोग तो जैसे मैंने कहा कि कई बार जैसे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी रोगों का आना निश्चित ही हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए हम लोग पहले ही जैसे मक्की की फसल है आपकी या ये बीन्स की फसल है, इसमें रेजिस्टेंस पावर दूसरी फसलों की अपेक्षा ज़्यादा है। अब जैसे आपने देखा ही होगा कि जो हमारे प्रदेश में या देश में जो ज़्यादा बारिश होती है वो आपकी खरीफ की फसल के टाइम होती है। सर्दियों में कम बारिश होती है, यदि होगी भी तो वो फिर बर्फ़ के रूप में या ओलों के रूप में होती है, उसका उतना बैड इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, कुछ कुदरत ने इस तरह से या उस टाइम के जो लोगों ने जिन्होंने ये चक्कर अपनाया है उन लोगों ने ये ध्यान में रखते हुए, जैसे मक्की की फसल उसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है बनिस्पत कनक के। कनक को 2 या 3 सिंचाइयों में आप पूरी फसल ले सकते हैं, लेकिन मक्की का जो भूटा है उसको तैयार होने के लिए लगभग आपको 30 दिन की बारिश तो चाहिए पड़ती है कम से कम जो है। तो कुछ कुदरत ने किया है, इसका संतुलन जो बनाया, कुछ लोग हम लोग अपने स्तर पे बनाते हैं। जी, तो सर जैसे हम बात कर रहे हैं मिश्रित खेती में, तो बेरोज़गारी एक जो है बहुत बड़ी समस्या हो गई है आज के समय में। हम देखते हैं कि जो यूथ है या तो वो नशे की ओर जा रहा है या और नौकरी के पीछे भाग रहा है। तो हम जब कृषि को देखते हैं तो कृषि एक अट्रैक्टिव साधन हो जाता है कि जब हम मिश्रित खेती की बात करते हैं, उससे आजीविका कमाने की बात करते हैं, क्योंकि आज के समय में जैसे हम देखते हैं टेक्निकल चीज़ें बढ़ गई हैं, लोग ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, आय की वृद्धि हो रही है। तो उसमें आप कैसे देखते हैं कि बेरोज़गारी को निर्मूलन के लिए या फिर उसको कम करने के लिए कैसे हम मिश्रित खेती की ओर जाएं, और कैसे आप युवाओं को कहते हैं कि वो प्रोत्साहित हों इस क्षेत्र में आने के लिए? आज के समय में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या बढ़ गई है। युवा वर्ग बहुत हताश है कि उसका कोई रोजगार नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में 70% लोग कहीं ना कहीं कृषि के साथ जुड़े हैं। चाहे वो पैदा कर रहे हैं, चाहे बाजार में बेच रहे हैं, चाहे उसका किसी भी तरह से कार्य में जुड़े हैं। तो रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा ये क्षेत्र बन सकता है। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा है और थोड़ा सा धैर्य की भी जरूरत पड़ती है। तो आज का जो युवा है वो इसी धैर्य को खोने का नशे की तरफ जाता है, वो थोड़ा जल्दी जाता है। लेकिन जो हमारा पुरानी कहावतें हैं या जो पुराने लोग हैं उन्होंने कृषि से एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, और जो भारत की एक पहचान बनी है वो उसमें कृषि का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो क्षेत्र है ये इतना बृहद है कि यहाँ पे बहुत बड़े रोजगार की संभावनाएं हैं। आज चाहे आप कृषि उत्पादों को पैदा कर लो, चाहे आप उनका अच्छा प्रबंधन कर लो, चाहे उसके बाद आप उनको विदेशों में बेचो, तो मतलब बहुत से ऐसे कार्यक्रम हो सकते हैं यदि युवा कहीं पे भी अपने आप को समझे। तो आज तो आधुनिक युग है, आज तो आप किसी भी चीज़ को एक नया रूप दे करके बाजार में ला करके एक अच्छी कीमत कमा सकते हो, और आपके पास तो एक अच्छी एजुकेशन है, तो आपका तो एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और ये जो नशे की तरफ जो उनका जो झुकाव है, अगर वो लोग थोड़ा सा कृषि की तरफ इतना झुकाव दे दे तो भारत पहले ही आत्मनिर्भर है, तो हमारी तो और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति हो सकती है पूरे विश्व में। तो हम सर देख रहे थे जैसे आप कह रहे हैं कि आप पिछले 30 वर्षों से मिश्रित खेती ही कर रहे हैं, तो इसमें आप इनकम की जब हम बात करेंगे तो आजीविका किस तरह से आपकी इम्प्रूव हुई है, और अगर आप उससे पहले परंपरागत खेती भी करते थे तो उसमें क्या फ़र्क आपने देखा जनरली? जो परंपरागत खेती थी उससे घर का गुजारा तो हो जाता था,
लेकिन जो आपको जैसे कैश होता है या महीने की या 6 महीने में जो एक बैंक बैलेंस या आपकी इनकम होती थी, वो परंपरागत खेती से नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो कैश क्रॉप्स उसमें नहीं थी। मक्की और कनक, जौ वगैरह ये जो थी, ये घरों में तो इस्तेमाल होती थी, तो सभी के पास होती थी, बाजार में इसका इतना नहीं था चलन। तो उसके बाद जब ये दूसरी आपकी सब्जियां वगैरह जो कैश क्रॉप्स में आई है, तो उसके बाद एकदम से किसानों की आर्थिकी में उछाल आया है और उसकी जेब में एक अच्छा खासा पैसा आना शुरू हुआ है। जी, तो सर इसमें हम देखते हैं कि एक, जैसे आप आधुनिक युग की बात कर रहे थे, तो इसमें हम देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी अब जो है फूड के उत्पाद जो है, मतलब आपके कृषि उत्पाद जो है वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे कुछ टमाटर की प्यूरीज़ बन रही हैं या मशरूम की प्यूरीज़ बन रही है, तो उसका क्या स्कोप है हिमाचल प्रदेश में? जब आप देखते हैं तो आप अगर अपना उत्पाद जब निकालते हैं तो आप कहाँ उसे कैसे बेचते हैं और कैसे आप उसे आगे प्रोसेसिंग अगर करते हैं तो कैसे करते हैं और कहाँ उसे आप बेचते हैं? प्रदेश में या देश में जब भी लोग किसान उत्पादन की तरफ जाता है तो वो हमेशा वो ये लेके चलता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब वो उस होड़ में काम करता है तो वो पैदा भी करता है और बाजार में एक निश्चित मात्रा में ही खपत हो पाती है। खपत के बाद फिर वो जब बच जाता है तो फिर तो वो जो आपने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग वाला, वो यूनिट्स होने चाहिए जिससे किसान का जो बचा हुआ जो माल है वो सड़कों पे ना जा करके या कहीं फेंका ना जाए। अगर वो उन जगहों में जाएगा तो लोगों को एक तो रोजगार मिलेगा जब इस तरह की इंडस्ट्री आएगी, और वो जो सामान जो किसी ना किसी रूप में बेकार हो रहा था उसको एक अच्छा रूप दे करके और एक अच्छी कीमत पे जब ग्राहकों में जाएगा तो उनकी मांग भी पूरी होगी और किसान की आर्थिकी भी सुधरेगी। और ये जो आपने बेरोजगारी की बात कही, उसमें बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा उस क्षेत्र में जो है। जी, तो सर जैसे हम रोज़गार की बात कर रहे थे, जैसे हम कुछ लोग देखते हैं कि कुछ किसान जो हैं वो सीमांत किसान हैं जिनके पास काफ़ी कम ज़मीन है, तो वो कैसे इस चीज़ में आ सकते हैं? क्योंकि उनके लिए तो किसानी ही एक ऑप्शन है और उसके अलावा ज़मीन भी अगर कम है तो क्या करें उसके लिए? हमारे प्रदेश में तो ये विडंबना है कि लोगों के पास ज़मीनें बहुत कम है क्योंकि जंगल का क्षेत्र है। लेकिन मैंने जो बात कही आधुनिक खेती की, आधुनिक खेती क्या है, अब तो मल्टी लेयरिंग है फार्मिंग होती है, वर्टिकल फार्मिंग होती है। आज वो फार्मिंग नहीं है कि आप ये सोचो कि आपके पास एक बड़ा सा खेत हो, आप उसमें हल से जुताई करोगे और एक फसल लगा करके 6 महीने इंतजार करोगे फिर आपके पास पैसा आएगा। आज वो नहीं है। आज तो यदि आप आधुनिक तरीके से खेती करते हो तो एक बीघे क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने साल का बड़ा अच्छा खर्चा निकाल सकता है, बशर्ते वो आधुनिक खेती करे। और जो आजकल की, अब देखो इंग्लिश जो वेजिटेबल्स है, एक्जोटिक वेजिटेबल है, यदि आप शिमला मिर्च जो रेड और येलो जो कैप्सिकम है आप वो काम करते हो, चाइनीज़ कैबेज आप लगाते हो, बॉक चॉय लगाते हो, सैलरी लगाते हो, आज तो कितनी चीज़ें हैं जिनके दाम ऐसे हैं कि जब किसान एक बार ही सुनता है तो वो बोलता है कि मक्खी क्यों लगाऊंगा मैं। देखो जरूरत मक्खी की भी है, संतुलन चाहिए क्योंकि वो मृदा के लिए भी संतुलन है, वो पशुओं के लिए चारा भी पैदा करता है। क्योंकि जब आप मिश्रित खेती कर रहे हो तो सिर्फ ये नहीं कि आप पशु का जो आपके पास अपशिष्ट बच रहे हैं आप उससे खेतों की उर्वरकता बढ़ा रहे हो, अपना लाभ ले रहे हो, आपको खेतों से ऐसे संसाधन भी करने हैं पैदा जिससे आपके पशुधन को भी खाने को मिले और वो भी स्वस्थ रह सके। पर जो वर्तमान समय में है उसमें जो इस तरह की खेती आ रही है, इंग्लिश वेजिटेबल है, जिनके 5 सितारा होटलों में ऐसे दाम है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे पहले 1 बीघा में नहीं होता था वो आज की डेट में आप आधे बीघा में कर लो, 10 विषयों में कर लो। तो वो जो चीज़ें हैं उससे किसान की आर्थिकी सुधरी है। ये कोई बहाना नहीं कर सकता कोई कि मेरे पास कम जमीन है या नहीं है, बशर्ते वो, देखो जब आपके पास आप शिक्षित हो, आप एग्रीकल्चर की कार्यशालाओं में जाते हो, नई नई तकनीकें सीखते हो, हमारे देश में बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं जिससे कि हम लोगों को नई खेती के बारे में पता चलता है, तो उससे हम लोग अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर सकते हैं। जी, जोगिंदर सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। तो बाकी दर्शकों आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।